बहुत दूर तक उन आवारा लड़कों ने मेरा पीछा किया था, लेकिन मैं भी किसी तरह से अपनी इज्जत बचाकर इस कब्रिस्तान में छुप गई थी। आज की रात इस कदर खौफनाक होगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं एक ऊंची और बड़ी कब्र के पीछे छुपकर बिलक बिलक कर रो रही थी। खौफनाक रात की तारीकी में मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा खौफ तो मुझे अपनी इज्जत जाने का था। तभी तो यहाँ छुपने की वजह से मेरी इज्जत बच गई थी। मैं एक अनजानी कब्र पर सर रखे फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। कब्र के अंदर से आने वाली आवाज ने मुझ पर दहशत तारी कर दी थी। मैं उठकर यहाँ से भागने वाली थी कि अचानक मुझे एक लंबा चौड़ा आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसने मुझे यहाँ पर देख लिया था, लेकिन मैं हैरान रह गई कि उसके हाथ में गुलाब के फूलों का एक ढेर था। फिर जिस कब्र के पास बैठी मैं रो रही थी, वो उसी कब्र पर गुलाब के फूलों का ढेर लगा रहा। उसने वहाँ अगरबत्ती जलाई और दुआ के लिए हाथ उठा दिया। भला आधी रात को कौन कब्रिस्तान में दुआ करने के लिए आता है? मेरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। तभी वो पलटने लगा तो उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वो ठिठक कर रुक गया। कौन हो तुम लड़की, और यहाँ क्या कर रही हो? उसका लहजा बहुत ही भारी और आंखें खौफनाक थी। मैं कांपते हुए उससे कहने लगी, वो मुझे मेरे चाचा ने घर से निकाल दिया। मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। घबराहट में मुझसे अजीबोगरीब अल्फाज अदा हो रहे थे जिन्हें मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी। वैसे तो मुझे तुम जैसी लड़कियों से नफरत है, लेकिन अब मैं इतना भी संदिल नहीं कि तुम जैसी जवान लड़की को अकेला इस कब्रिस्तान में छोड़कर चला जाऊं। वैसे भी सब आने वाले होंगे, ऐसे में अगर उनकी नजर तुम पर पड़ी तो गजब हो जाएगी। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें रहने के लिए ठिकाना देता। उसकी आवाज में न जाने कैसी धौंस और हाकियत थी कि मैं किसी गुलाम की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगी। मेरे दिल में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैं उससे पूछना चाहती थी कि आखिर उसे लड़कियों से क्यों नफरत है और वो मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन मैं एक लफ्ज भी ना पूछ सकी क्योंकि मुझे उससे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मेरा नाम सवेरा है। मैं एक यतीम और खूबसूरत लड़की थी। मेरी बदकिस्मती थी कि मैं अपने जालिम चचा के घर में रहती थी। वो और उसकी बीवी इंतहाई जालिम थी। बात बात पर जुल्म करना उनका वतीरा था। उनके 3 बेटे थे और बेटी कोई नहीं थी। वो चाहते तो मुझे अपनी बेटी की जगह पर रख सकते थे, लेकिन चाचा को बेटियों से सख्त नफरत थी। उसकी वजह यह थी कि मेरी दोनों फूफो, जिनसे वो बहुत मोहब्बत करते थे, उन दोनों ने अपनी पसंद से शादी की और एक एक करके घर से भाग गई थी, जिसकी वजह से चचा और अब्बू का पूरा खानदान बदनाम होकर रह गया था। अब्बू ने तो ये सदमा इस कदर दिल पर ले लिया कि वो जल्द ही इस दुनिया से चले गए, और फिर अम्मी ने दूसरी शादी कर ली। अब वो एक दूसरे शहर में रहती थी, अपने दूसरे शौहर और बच्चों के साथ, जबकि वो मेरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थी। मैं चाचा की दर पर आ पड़ी थी, लेकिन चाचा मुझसे सख्त नफरत करते थे और चाची से कहते थे कि इस पर हद से ज्यादा पाबंदी लगाए। अगर इसने भी ऐसी वैसी कोई हरकत की तो मैं इसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मुझे उनकी ऐसी बातों से खौफ महसूस होता था। वो मुझे घर से बाहर झांकने भी नहीं देते थे। पहले पहल तो उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल करवाया, लेकिन जैसे ही मैं 5वीं क्लास में दाखिल हुई तो अचानक ही उन्होंने मेरा स्कूल में जाना बंद कर दिया, क्योंकि मेरा कद काट बढ़ रहा था और खूबसूरती में भी मैं बेमिसाल थी। मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। जो भी मुझे देखता तो वो तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। उनके तीनों बेटे भी बिल्कुल अपने बाप की तरह हाकमियत पसंद इंसान थे। वो तीनों के तीनों मुझ पर हुक्म चलाना, मुझसे बदतमीजी करना अपना फर्ज समझते थे। मुझसे नौकरानी की तरह बात करते। मैं पूरे घर का काम काज करती, फिर भी चाचा और उसकी बीवी मुझसे खुश नजर नहीं आती थी। फटे पुराने कपड़े पहने मैं एक स्टोर नुमा कमरे में पड़ी रहती थी। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। मेरी इस दुनिया में पैदाइश का मकसद शायद चाचा और उसकी बीवी को खुश करना था, और उनके बच्चों को। यही वजह थी कि मैंने अपनी जिंदगी तो नहीं जी थी। हाँ, एक घुटन ज़िदा जिंदगी जरूर मेरा मुकद्दर बनी थी। अब मैं अपनी हम उम्र लड़कियों को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ देखती तो मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगती थी। चाची तो मुझे छत पर भी नहीं जाने देती थी। उन्होंने मुझे मेरी काल कोठरी में ही बंद करने का फैसला किया, क्योंकि अब मैं 18 साल की एक नौजवान लड़की बन चुकी थी
और मैं खूबसूरती की दौलत से माला माल थी। इसीलिए चाचा कहते कि जरूर ये भी अपनी फुप्पो की तरह ही कारनामा करेगी, जैसा मेरी बहनों ने किया है। बड़ी मुश्किल से मैंने इस इलाके में इज्जत बनाई है। अगर मेरी इज्जत पर आंच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उनके तेवर बहुत खतरनाक थे। मैं तो उनकी आवाज पर ही सहम जाती थी। लेकिन एक दिन तो गजब ही हो गई। उस दिन चाची की तबीयत खराब थी और मैं पूरे घर के कपड़े धो रही थी। जल्दी जल्दी हाथ चलाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे शाम का खाना भी बनाना था। कपड़ों की बाल्टी भर चुकी थी। उन्हें सुखाने के लिए मैं ऊपर चली। तब किसी ने मुझे इशारे किए और अपनी तरफ बुलाने की कोशिश की थी। मैं हड़बड़ा कर रह गई। इधर उधर देखा तो सामने खड़ा नौजवान लड़का मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं ऐसे भागी थी जैसे मैंने किसी भूत को देख लिया हो। नीचे आकर भी मेरा पूरा वजूद कांपता रहा। शुक्र था कि वहां चाची या कोई और नहीं था, वरना तो शायद उसी वक्त मेरी मौत हो जाती। अब मैं ऊपर छत पर जाने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन दूसरे दिन चाची ने कहा, जाओ छत से सूखे हुए कपड़े लेकर आओ। अब मैं डरी सहमी ऊपर तो आ गई थी। जल्दी जल्दी कपड़े इकट्ठे किए और उन्हें उठाकर नीचे आ ही रही थी कि अचानक एक कागज मेरे मुंह पर आकर लगा। मैं डर कर पीछे हुई। वो कागज कहीं कोई और ना उठा ले, इसलिए मैंने ही उठाकर अपने पास रख लिया था। जैसे ही चाची से छुपकर उस कागज पर लिखी तहरीर पढ़ी तो मुझ पर कयामत टूट गई। वो किसी लड़के का खत था जिसमें वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ था कि मैं उसे बहुत अच्छी लगती हूँ। वो मुझसे दोस्ती करना चाहता है। क्या खुदा, ये मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं सर पकड़कर बैठ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मौत अब मेरा इंतजार कर रही है। अनकरीब इस लड़के के बारे में चाचा और उसके बेटों को पता चल जाएगा और वो मेरा कत्ल कर देंगे। अब मैं कभी छत पर नहीं जाऊंगी। मैंने उसी वक्त किचन में काम करते हुए इस कागज को जलाकर राख कर दिया। लेकिन दूसरे दिन जो हुआ उसने मुझ पर कयामत ढा दी थी। जब एक औरत चाचा और चाची के पास आई और कहने लगी, मेरा बेटा हमजा तुम्हारी भतीजी को बहुत पसंद करता है और वो भी उसे पसंद करती है। दोनों छत पर जाकर इशारे करते हैं, बातचीत करते हैं और तो और एक दूसरे को खत भी लिखते हैं। अब बताओ, मैं तो अपने इकलौते बेटे के आगे मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारी इस भतीजी का रिश्ता लेने आई हूँ। ये सुनना था कि चाचा तो खड़े हो गए। जलील करके पहले तो उस औरत को निकाला, फिर मुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए इतना मारा कि उस दिन मेरा पूरा वजूद जख्मों से चूर हो गया था। लेकिन अगले दिन तो मुझ पर और बेक़यामत टूट गई जब मुझे पता चला कि चाचा और उसके बेटों का इरादा मुझे जहर देने का है, क्योंकि मैं उनकी बदनामी का बाइस बनी थी। नहीं, मुझे ऐसी मौत नहीं मरना। मेरा तो इसमें कोई कसूर भी नहीं था। आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी? फिर न जाने अगले दिन मौत का खौफ था या फिर मेरी खुद की हिम्मत थी कि मैंने अपनी काली चादर ओढ़ी और घर के खुफिया दरवाजे से फरार हो गई। इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं इतनी भयानक मौत नहीं मरना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि घर से भागने का फैसला इस कदर गलत होगा। जब मैंने कोने पर खड़े हुए चंद आवारा लड़कों को अपने पीछे आते हुए देखा, वो जोर जोर से हंस रहे थे। शायद शराब के नशे में चूर थे। अब मैं पागलों की तरह भागी जा रही थी, जबकि वो मेरी इज्जत बर्बाद करना चाहते थे। तभी तो मैं एक कब्रिस्तान में छुप गई थी, यहाँ आकर अपने आप को महफूज समझ रही थी। तभी ये नौजवान आया और मुझे अपने साथ ले गया। लेकिन ये आदमी रात को इस कब्र पर फूल डालने क्यों आया था? जबकि मैंने तो सुना था कि अक्सर दिन के वक्त भी लोग कब्रिस्तान जाते हुए डरते हैं, और आधी रात को तो कब्रिस्तान आना बहुत दिल गुर्दे वाले लोगों का काम होता है। अब वो मुझे एक अजीबोगरीब घर में ले आया था जो बिल्कुल खाली पड़ा था। इस घर में 3 कमरे तरतीब से बने हुए थे, जबकि सहन में फैला कचरा बता रहा था कि बरसों से इस घर की सफाई नहीं की गई है। एक कमरे का दरवाजा खुला था, उसने मुझे उसी में जाने का कह दिया। मैं सहमी हुई वहीं बैठी रही। मैं मुंतज़िर थी कि वो कब मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आए, क्योंकि मैं कल रात को घर से निकली थी और आज मेरे साथ ये हादसा पेश आ गया था। दर दर भटकती मैं उस जंगल में पहुंची थी। मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी, लेकिन वो नौजवान न जाने कहाँ गायब हो गया था। अचानक ही मैंने कदमों के भागने की आवाज़ें सुनी थी, जैसे बहुत से लोग मिलकर भाग रहे हैं। मेरा दिल दहल कर रह गया। ये लोग कौन हैं? कहीं वो इसी घर में न आ जाए। इसी खौफ से मैं बाहर निकली और एक दरख्त के पीछे छुप गई।
जो बिल्कुल उस घर के पास ही बना हुआ था। मैंने छुप कर देखा तो हैरान रह गई। वो सारे लोग आगे की संग भाग रहे थे, जबकि वो नौजवान उनके पीछे भाग रहा था। मैं हैरान थी कि एक अकेला आदमी कैसे इतने सारे लोगों का मुकाबला कर सकता है। फिर दोबारा से मैं उसी कमरे में आकर बैठ गई थी। दर हकीकत मुझे उस लंबे चौड़े नौजवान से बहुत डर लग रहा था। कि इतना ताकतवर है मैं ये नहीं जानती थी। मैं तो उसे एक आम इंसान समझ रही थी। भूख से बुरी तरह तड़पती मैं नीचे फर्श पर ही लेट गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे यही मेरी जिंदगी की शाम हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अंदर आया तो मैं उठकर बैठ गई। फिर हैरतों का आसमान मेरे सर पर टूट पड़ा, क्योंकि उसके हाथ में एक खाने की ट्रे थी। वो न जाने मेरे लिए कहाँ से खाना लेकर आया था। इस खाने को देखकर ऐसे लगा जैसे मैंने जिंदगी में इस कदर लजीज खाना नहीं खाया। अभी तो मैंने उसका शुक्रिया अदा भी नहीं किया था, वो खाना देकर बाहर चला गया था, जबकि मैं खाने पर टूट पड़ी थी। अब मैं खाना खाकर ताज़ा दम हो गई थी। दीवार से टेक लगाए बैठी थी जब थोड़ी देर बाद वो अंदर आया। वो भी मेरे सामने बैठ गया था, जबकि मैं उसकी नज़रों से घबरा रही थी। फिर वो खौफनाक लहजे में कहने लगा, तो घर से भाग कर आई हो तो जानती हो ऐसी लड़कियों का क्या अंजाम होता है। मैं उसकी बात सुनकर डर गई और जल्दी से कहने लगी, मेरी मजबूरी थी। मेरे घर वाले मुझे जहर देने वाले थे, इसलिए मैं भागी हूँ अपनी जान बचाने के लिए। मुझे उस गलती की सजा मिल रही थी जो मैंने की ही नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे तो वो गरजते हुए कहने लगा, मेरे सामने ये नाटक नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे इंसानी लड़कियों से शदीद नफरत है। उसकी वजह यह है कि इन लड़कियों की वजह से मैं अपने एक बहुत अजीज दोस्त को खो चुका हूँ। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। कौन सा दोस्त है आपका और वो कहाँ पर है? उसने निहायत ही अजीबोगरीब नजरों से मुझे देखा। फिर पुरस्कार लहजे में कहने लगा, जिस कब्र पर सर रखकर तुम रो रही थी वही मेरे दोस्त की कब्र है जो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे लग रहा था जैसे वो शदीद सदमे की कैफियत में है। मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ। अब मैं बिल्कुल खामोश बैठी थी। फिर वो अचानक भारी लहजे में कहने लगा, जानना चाहती हो कि उसके साथ क्या हुआ था? उसके साथ दगा करने वाली एक तुम जैसी ही खूबसूरत लड़की थी, जिसकी वजह से वो जान की बाजी हार गया। उसे इश्क का रोग लग गया था और उसके नतीजे में वो कब्र की गहराई में जाकर सो गया। वो जैसे शदीद कर्ब में मुब्तला था और मैं उसकी बात का इंतजार कर रही थी कि वो मुझे क्या कहानी सुनाता है। लेकिन अचानक ही उसकी खौफनाक आंखें मुझे देखने लगी। अंधेरे में उनकी चमक से मैं डर गई थी। उसका बदलता हुआ चेहरा और खौफनाक तासुरात मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। दिल तो चाह रहा था कि अभी उठकर भाग जाऊं, लेकिन मुझे यूं डरता देखकर वो कहने लगा, वो कहानी बहुत ही खौफनाक भी है और पुरस्कार भी, क्योंकि इस कहानी में एक लड़का लड़की नहीं बल्कि एक जिनजाद और लड़की है। अब तो खौफ के मारे मेरा हलक खुश हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे अभी यहीं पर बैठे बैठे मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मुझे तो ये नौजवान भी एक जिन्नात ही लग रहा था। तभी मैं डरते डरते कहने लगी, क्या वो किसी जिनजात की कब्र है? उसने हाँ में सर हिलाया। फिर कहने लगा, हाँ, और मैं भी एक जिनजात हूँ। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। खौफ के मारे मेरे मुंह से एक चीख निकली थी। मुझे यूं चीखें मारते देखकर वो झड़क कर कहने लगा, खबरदार जो यूं चीख चिल्लाकर किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश की। मैंने तुम्हें अपनी हकीकत इसलिए बताई है ताकि तुम किसी गलत फहमी में न रहो। बाहर कब्रिस्तान का गोरकन एक दरख्त के नीचे बैठा है। अगर उसने तुम्हें यहाँ अकेले देख लिया तो घसीटता हुआ अपने साथ ले जाएगा, और फिर मैं तुम्हें बचाने भी नहीं आऊंगा, क्योंकि उसकी नीयत लड़कियों को देखकर अक्सर खराब हो जाती है। अब तो मैं चुपकी होकर बैठी रही थी। मेरे मुंह से चीखों की आवाज भी नहीं निकल रही थी। फिर वो अपने दोस्त की कहानी सुनाने लगा। आज से कई साल पहले की बात है, जब मैं और मेरा दोस्त जिनजाद कॉलेज के उस हिस्से में रहते थे जहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं था। वहाँ पर घनी झाड़ियाँ और ऊंचे लंबे दरख्त थे, और वही हमारा बेहतरीन ठिकाना था। हमें कॉलेजों में रहना इसलिए भी पसंद था क्योंकि वहाँ पर नई नई नौजवान लड़कियाँ दिखाई देती, खूबसूरती में सबको मात देती थी। और ऐसी ही एक खूबसूरत लड़की पर मेरा दोस्त जिनजाद आशिक हो गया। उस लड़की का नाम नीलोफर था, और वो न जाने क्यों वहाँ अकेली बैठकर रोजाना आंसू बहाती थी।
ऐसे लगता था कि वो बहुत दुखी लड़की है, जरूर उसके साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। वो लड़की जब भी आकर आंसू बहाती तो मेरे दोस्त जिनजात को तकलीफ होती थी। मैं उसे समझाता था कि इन इंसानों की तरफ मुतवज्जह होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंतहाई मक्कार और चालाक होते हैं, लेकिन उसे उस मासूम लड़की पर बहुत तरस आता था। फिर एक दिन उसके रोने का राज पता चल गया। पता चला कि वो एक यतीम लड़की है और उसे पढ़ने का इंतहाई शौक है, लेकिन उसके घर वाले उसकी तालीम छुड़वाना चाहते हैं सिर्फ पैसों की वजह से। उसकी शादी ज़बरदस्ती किसी बूढ़े आदमी से की जा रही थी। ये कहानी उसने अपनी एक सहेली को सुनाई तो हमने भी उसकी बातें सुन ली थी। अब मेरे जिनजात दोस्त ने उसकी ज़िंदगी में जाने का फैसला किया था। गो कि उसका ये फैसला बहुत खतरनाक था, क्योंकि हम कभी भी इंसानों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश नहीं करते थे, लेकिन अब वो उस लड़की के इश्क में पागल हो गया था। फिर एक दिन वो सुनसान रास्ते से गुजर रही थी जब वो चुपके से उसके पीछे पीछे चला गया। उसने एक खूबसूरत नौजवान का रूप इख्तियार कर लिया था। लड़की की अचानक एक किताब नीचे गिर गई थी। जैसे ही उसने फौरन लड़की के हाथ में थमाई तो वो लड़की नीलोफर उसे देखकर चौंक गई। ये पहली मुलाकात थी और उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। वो लड़की भी उससे मोहब्बत करने लग गई थी, जबकि मेरा दोस्त जिनजात तो उसके इश्क में दीवाना हो गया था। अब आए दिन वो एक दूसरे से मुलाकातें करते। लड़की उसकी हकीकत से वाकिफ नहीं थी कि उसके पास आने वाला एक जिनजात है, ना कि कोई इंसान। वो उसे रोजाना कीमती तोहफे तहरीर देगा। वो एक गरीब यतीम लड़की थी, लेकिन उसने उसे माला माल कर दिया था। अब वो अपनी माँ के साथ एक खूबसूरत जिंदगी बिताने लगी थी। उसके घर वाले जो उसे गुर्बत का ताना देते थे, फिर उसकी माँ ने उसके लिए एक अलग घर खरीदा। वो अपनी माँ से कहती कि मैं जल्द ही एक लड़के से शादी कर लूँगी जो बहुत अमीर है, और फिर हमारी किस्मत बदल जाएगी। उन दोनों ने अपने उस घर को छोड़ दिया था जिसमें वो अपने मामू के साथ रहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज में उसकी शोहरत बढ़ने लगी। वो अपनी सहेलियों से कहती कि मुझे अपनी ज़िंदगी का शहजादा मिल गया है, जिसके साथ मैं बहुत खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारूंगी। हर रोज़ वो उस जिनजात से मुलाकात किए बिना रहती ही नहीं थी। जिनजात की मोहब्बत इश्क का अव्वल दर्जा इख्तियार कर चुकी थी और मुझे उससे खौफ महसूस होता था। फिर एक दिन वो कहने लगा कि मैं उस लड़की को हकीकत बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो किसी दूसरे इंसान से शादी करे। वो सिर्फ मेरी है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो सिर्फ मुझसे शादी करेगी। फिर मैं उसे समझाते हुए कहने लगा कि देखो, वो तुम्हें अब तक इंसान समझती आई है, लेकिन जब उसके ऊपर ये हकीकत वारिद होगी कि तुम एक जिनजात हो, तो वो कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तस्लीम नहीं करेगी। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी से उसे ये हकीकत बता दो और ज़्यादा आगे मत जाओ। मुझे उसकी ज़िंदगी बहुत अजीज़ थी। मैं अपने दोस्त से बेपनाह मोहब्बत करता था। फिर वो दिन भी आया जब जिनजात ने उस लड़की को अपनी हकीकत बताई। वो उसे एक नहर किनारे ले आया था। उस नहर के किनारे एक दरख्त के नीचे वो उस लड़की के साथ बैठा था। शाम के साए हर तरफ फैलने को थे। वो लड़की इसरार कर रही थी कि अब उसे घर जाना चाहिए, लेकिन जिनजात आज अपने असली रूप में आकर उसे अपनी असलियत बताने वाला था। जबकि मैं उससे कई कदम के फासले पर मौजूद उन दोनों की गुफ्तगू सुनने के लिए बेताब था कि आया लड़की उसे एक जिनजात के रूप में अपनी ज़िंदगी में कबूल करती है या नहीं। तो जैसे ही जिनजात अपने असली रूप में आया और लड़की को हकीकत पता चली, वो इंतहाई खौफज़दा नजर आ रही थी। खौफ के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ भाग रही थी। उसे उस जिनजात से इंतहाई खौफ महसूस हो रहा था। मैंने अपने दोस्त जिन्नात के चेहरे पर गहरी उदासी देखी थी। शायद उस लड़की से बिछड़ने का खौफ। मैं उसे समझा रहा था कि मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, वो लड़की कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं करेगी। लेकिन वो मुसलसल एक ही बात कह रहा था कि मुझे यकीन है सुबह वो मेरे पास लौटकर जरूर आएगी। और फिर मैं हैरान रह गया जब उसकी बात सच साबित हुई। कई महीने बाद वो आज उसके पास आई थी। उसी दरख्त के नीचे खड़ी उसे पुकार रही थी जहाँ पर हम दोनों रहते थे। जैसे ही वो जिनजात के रूप में उसके सामने आया तो लड़की पहले तो उसे देखकर डर गई। फिर उसे कहने लगी कि मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लिया है। लेकिन अब उसके दिल में लालच आ चुका था, जिससे मेरा दोस्त जिन्नात अनजान था। वो इसलिए उसके पास आई थी क्योंकि वो जिन्नात की मदद से बहुत अमीर बनना चाहती थी। वो अपने रिश्तेदारों को ये दिखाना चाहती थी
کہ اس نے अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन उसके मन की बात मैं पढ़ चुका था, जबकि जिनजात की ताकत ये सच न जान सकी। अब मुझे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आता जो सिर्फ दिखावे की मोहब्बत का ड्रामा कर रही थी। वो मेरे दोस्त जिनजात को धोखा दे रही थी। जिनजात उसके इश्क में दीवाना हो गया था, इसलिए उसने अपनी सारी दौलत जो शहंशाह जिन्नात ने हम दोनों को तोहफे की शक्ल में दी थी, क्योंकि हम उनका हर काम करते थे, हर वक्त कबीले की मदद के लिए खड़े रहते थे, इसलिए उन्होंने हमें खास तोहफे तोहफे देकर नवाज रखा। वो सारी दौलत उस जिनजात में उस लड़की के हवाले कर दी थी। वो उसकी दौलत से अपनी जिंदगी बदल चुकी थी। लेकिन फिर 2 दिन गुजर गए, वो लड़की उससे मिलने नहीं आई तो वो बुरी तरह बेचैन नजर आ रहा था। फिर मैं उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि अगर वो मिलने नहीं आती तो तुम उससे मुलाकात करने चले जाओ, वैसे भी इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी हकीकत जानती है। ये सुनकर वो खुश हो गया। फिर मैं भी अपने जिनजात दोस्त का पीछा करता उसके साथ साथ कि कहीं कोई इंसानों की दुनिया में जाकर उसे नुकसान न पहुंचाता। लेकिन आज उस लड़की का घर सजा हुआ था, बहुत से लोग जमा थे, शहनाइयों की आवाज़ें आ रही थी। तभी मैंने यहाँ से गुजरते एक शख्स से पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो कहने लगा इस लड़की की शादी हो रही है और क्या हो रहा है, इतनी सजावट लोग फालतू में करेंगे क्या। वो मुझे कुछ अजीब सी नज़रों से देख रहा था। जाहिर है मेरा सवाल ही इतना अनोखा था। मैंने देखा मेरे दोस्त की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर हम दोनों उस कमरे में पहुंच गए जहाँ पर वो दुल्हन बनकर बैठी थी। वो किसी और से शादी कर रही थी, वो भी एक आदमजात से। उसने इस जिनजात के जरिए अपनी किस्मत तो बदल दी, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी बेवफाई की थी, जिसका सदमा शायद अब मेरा दोस्त बर्दाश्त न कर सकता। मैं गैज़ और गज़ब का शिकार हो गया। मैं उधर एक ऐसा हंगामा खड़ा कर देना चाहता था जिसकी दहशत से वो सारे मेहमान वापस चले जाएं, लेकिन मेरे उस जिनजात दोस्त ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसका कहना था कि उसका इश्क बहुत पाक है, वो इस कदर मोहब्बत करता है कि उसे ज़रा भर भी तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आज अगर उसकी शादी टूट गई तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर उसने किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया है तो उसका फैसला सही है, क्योंकि मैं एक जिनजात, एक खौफनाक जिनजात जो किसी लड़की की ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकता। वो मायूस होकर वापस लौट गया था, जबकि मैं उस लड़की से इंतकाम लेना चाहता था, लेकिन मेरे दोस्त ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब मैं उसे दिन रात समझाता कि वो इसके बारे में सोचना छोड़ दे, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसे रोग लग गया है। अब वो शदीद बीमार रहने लगा था, उसकी सारी ताकतें ज़ाया हो चुकी थी। फिर मैं उसे कबीले में ले आया, जहाँ पर कबीले के तबीब ने कहा कि बस ये चंद दिनों का महीना है, इसके बाद जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाएगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक इंसानी लड़की का इश्क इसे यूं जिंदगी से दूर कर देगा। अब मैं उसके वजूद के पास बैठा आंसू बहा रहा था। फिर सिर्फ 14 दिन बाद ही वो ये दुनिया छोड़कर चला गया। हर रात मैं उसकी कब्र पर आता हूँ। मैंने इंसानों के कब्रिस्तान में ही उसकी कब्र बनवाई थी। सारे कबीले के जिन्नात हैरान थे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन उसके इश्क की दास्तान तो सिर्फ मैं ही जानता था। अब मुझे इन लड़कियों से शदीद नफरत हो गई है। जब भी वो मुझे किसी भी रूप में दिखाई देती है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने जिनजात दोस्त का बदला हर एक लड़की से लूं। मैं उसकी ये खौफनाक कहानी हैरत से सुन रही थी। उसके दोस्त जिनजात के साथ जो भी हुआ था वो इंतहाई बुरा हुआ था, लेकिन अब ये न जाने मेरे साथ क्या सलूक करे। ये सोचकर मैं डरी सहमी उसी कमरे में बैठी रही, जबकि वो न जाने कहाँ गायब हो गया। जैसे ही सुबह का उजाला फैला तो मैं इस जगह से बहुत दूर भागना चाहती थी, और ऐसे भागी कि पलट कर भी मैंने नहीं देखा। अब मैं शहर में आ गई थी। लोग मेरे फटे पुराने कपड़ों और मैले कुचैले हुलिये से मुझे कोई भिखारन समझ रहे थे, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि ऐसे कोई भी मुझ पर गंदी नजर नहीं डाल सकता था। ऊपर से मैंने कालक उठाकर अपने मुंह पर मल ली ताकि मैं बिल्कुल ही न पहचानी जा सके। कहीं वो जिनजात अपने दोस्त का बदला मुझसे ही न ले ले, यही सोचकर मैं बहुत घबरा गई थी। इसलिए छुप छुप कर वहाँ मांगती फिर रही थी आते जाते लोगों से। कोई झिड़कियाँ लगा रहा था तो कोई 10-20 रुपए मेरे हाथ पर रख देता। यूँ मैं एक शहर में आ चुकी थी और यहाँ पर लोगों की बेपनाह भीड़ थी। फिर मैंने देखा
एक दरख्त के नीचे एक औरत बैठी है। मैं उसी के पास जाकर बैठ गई। पहले तो वो मुझे अपने पास से भगाती रही, लेकिन जब मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और कहने लगी कि अम्मा मैं 2 दिन से भूखी हूँ, प्लीज मुझ पर रहम करो, वो कहने लगी अच्छा तू भी कोई घर से भाग कर आई हुई लड़की लगती है, चल ठीक है मेरे साथ काम करना, तेरे ऐश हो जाएगी। यूं शाम तक मैं उसके साथ ही रही। फिर वो मुझे अपनी झोंपड़ी में लेकर आ गई। अब मैं बुरी तरह थक चुकी थी। फिर मैंने वहां से पानी लेकर मुंह हाथ धोया और थक हार कर उसकी झोंपड़ी में बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा तो हैरान रह गई। वो कहने लगी अरे तू तो अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है, फिर ऐसे भिखारन बनकर क्यों घूम रही है। वो अपनी खौफनाक आंखों से मुझे देखे जा रही थी। अचानक ही मुझे उससे खौफ महसूस हुआ। कहीं उसके दिल में कोई शैतानी मंसूबा न हो, कहीं वो मुझे किसी को बेच न दे। और मुझे उससे डर भी लग रहा था। लेकिन वो कहने लगी ऐसे ही मुंह छुपा कर रखा कर, कोई भी तुझ पर बुरी नजर डाल सकता है। अब मैं समझ गई कि ये बुढ़िया मेरे साथ ठीक है। यूं मैं बेफिक्र होकर उसकी झोंपड़ी में सो गई। लेकिन मैं दूसरे दिन उसके साथ भीख मांगने जाने लगी। वो कहने लगी अरे तू यहीं पर रुक, बस मैं अभी शाम में आ जाऊंगी, बल्कि तुझे तो मैं बैठकर यहाँ ऐश करवाऊंगी। मैं हैरान थी कि वो ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन फिर वो चली गई और मैं अकेली ही झोंपड़ी में बैठी रह गई। रात को वो वापस आई और मुझे एक शरबत पीने के लिए दी। उस अजीब से शरबत का जायका बहुत ही खराब था, लेकिन उसके कहने पर मैंने वो पी लिया। आज वो मेरे लिए मजे मजे के खाने भी लेकर आई थी। लेकिन अचानक ही जैसे ही रात को मैं सोई तो मैंने उसे छुप कर नोटों की गड्डियां संदूक में छुपाते हुए देखा। मैं हैरान थी कि दुनिया ने तो अच्छी खासी दौलत जमा कर रखी है, लेकिन रात के 12 बजे तो वो किसी से बातें करती हुई दिखाई थी। वो झोंपड़ी से बाहर चली गई थी। मैं समझी कि शायद कोई उसका जानने वाला होगा। फिर वो अंदर आकर लेट गई। लेकिन उस रात किसी ने मेरे कंधे को छुआ और मुझे जगाने की कोशिश की। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मैं हैरान रह गई। ये तो वही जिनजात था। इससे पहले कि मैं चीख मारकर यहाँ से भाग जाती, अचानक उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कान में खौफनाक सरगोशी करते हुए कहने लगा यहाँ से फौरन भागो, तुम्हारी इज्जत को खतरा है। उसके कहने पर मैंने चुपके से उस झोंपड़ी से निकलकर भाग गई। बहुत ही दूर भागते भागते मैं यहाँ से इतनी आगे आ गई थी कि वो बुढ़िया मुझे तलाश नहीं कर सकती थी। मैं हैरान थी कि जिनसाद ने मेरी मदद क्यों की, हालांकि वो तो लड़कियों से अपने दोस्त की मौत का बदला लेना चाहता था। फिर मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गई थी। मेरे पास अब रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था। मैं थक हार कर वहां बैठी रही। रात के खौफनाक अंधेरे में मुझे डर भी लग रहा था। तभी मैंने देखा उस दरख्त के पीछे से वही जिनसाद मेरे सामने आया था। वो बिल्कुल मेरे करीब बैठ चुका। उसकी गर्म गर्म सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी। फिर वो कहने लगा वो बुढ़िया तुम्हें बेचना चाहती थी, एक बहुत ही घटिया इंसान के हाथ। तुम्हारी इज्जत को रोलना चाहता था। वो तुम्हें कोठे पर ले जाता और रोजाना तुम तमाशा बनती। क्या तुम्हें ऐसी जिंदगी मंजूर है? मैं फटी फटी निगाहों से उसकी बातें सुन रही थी। मैंने नफी में सर हिलाया तो वो कहने लगा जब ही मैंने तुम्हें वक्त पर आगाह कर दिया, लेकिन तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम तो लड़कियों से नफरत करते हो ना? मैं सर झुकाए उससे पूछ रही थी। तब उसने एक ठंडी सांस भरी और कहने लगा लेकिन अब मैं हैरान हूँ कि मुझे कैसे एक लड़की से मोहब्बत हो सकती है। मैं हैरान होकर उसे देखने लगा तो वो कहने लगा जिस तरह मेरे दोस्त को मोहब्बत हुई थी ऐसे ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, वो भी पहली नजर में। तुम्हारा डरा सहना वजूद उस दिन मेरी आंखों के अंदर समा गया था और जब तुम वहां से भाग गई तो मैं खुद को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं सका। तभी तो तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं यहाँ पहुंच गया था। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन उसका ये इंकशाफ बहुत ही बड़ा था। फिर मैं उसे डरते डरते कहने लगी मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ अपना सर छुपाकर जिंदगी गुजारूंगी। वो कहने लगा कि हम जिन्नात बहुत नेक होते हैं, अगर हम किसी की मदद करना चाहें तो उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी एक घर बनवाऊंगा, लेकिन तुम अकेली नहीं रहोगी, बल्कि जब तक तुम किसी से शादी नहीं कर लेती मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जब तक तुम्हें किसी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल जाता तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। और वो किस कदर बदला हुआ लग रहा। मैं हैरत से उसे देख रही थी।
फिर उसने अपना वादा सच कर दिखाया और एक प्यारे से घर में रहने के लिए मुझे ठिकाना दिया। यहाँ आकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि जिनजात मेरी हर तरह से मदद कर रहा था। चाहे मुझे खाने की ज़रूरत होती, या फिर कपड़े पहनने की, या फिर कोई और दूसरी चीज़ की ज़रूरत, उसने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर डाली। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी ज़िंदगी का साथी बन गया है। तभी वो एक दिन एक औरत को लेकर आया, क्योंकि इस कॉलोनी के सब लोग जानते थे कि ये मेरा शौहर है, क्योंकि हमने उसे झूठ कह रखा था। हाँ, फिर वो जिनजात कहने लगा, ये तुम्हारी नौकरानी है, आज से ये तुम्हारी खिदमत करेगी, अब तुम इस घर में अकेली नहीं रहोगी। मैं खुश हो गई थी, क्योंकि मुझे अकेले घर में बहुत डर लगता था। बावजूद इसके कि मुझे मालूम था कि वो जिनजात भी इस घर में मेरे साथ रहता है। अब वो बुढ़िया मेरे साथ ही रहने लगी, वही घर की साफ सफाई करती, जबकि मैं उसके साथ काम काज में मदद कर दिया करती थी। फिर एक दिन वो कहने लगी, बीबी जी तुम्हारा शौहर तो बहुत ही अच्छा है, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, ऐसे शौहर तो नसीब वालों को मिलते हैं। मैं उसकी बात पर चौंक गई। कैसे उसे बताती कि वो मेरा शौहर नहीं है, बल्कि वो तो एक जिनजात है जो मेरी खातिर इंसानों की दुनिया में यहाँ पर रह रहा है। लेकिन उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि मैं उसकी तरफ से आज़ाद हूँ। मैं जब चाहूँ किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकती हूँ, क्योंकि उसका कहना था कि मेरी मोहब्बत जुनूनी नहीं है और ना ही मैं ज़बरदस्ती तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हूँ। मैं ज़्यादा तो बाहर आती जाती नहीं थी, इसलिए कभी कभार घर की छत पर ही चली जाती थी। लेकिन एक दिन एक नौजवान को देखकर मैं हैरान रह गई। वो सामने वाली छत पर खड़ा बेनियाजी से पतंग उड़ा रहा था और मैं उसे देखती रह गई। वो बहुत ही हसीन था, ऐसे लग रहा था जैसे मुझे वो बहुत अच्छा लगा है। मैं उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहती थी, लेकिन अचानक ही मुझे याद आया कि मैं तो दुनिया वालों की नज़रों में एक शादीशुदा लड़की हूँ। मुझे हक नहीं पहुँचता कि मैं ऐसे किसी नौजवान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखूं, इसीलिए खामोशी से नीचे आ गई। लेकिन अब जब भी छत पर जाती तो वो सामने खड़ा होता। एक दिन उसने मुझे देख लिया और मुझे अजीबोगरीब इशारे करने लगा। उसके इशारे पाकर मैं घबरा गई थी, लेकिन अचानक मेरे जहन में चचा की बात याद आई। इसी वजह से तो उन्होंने मुझे घर से निकाला था। नहीं, मुझे ये ज़ेद नहीं देता कि मैं ऐसी हरकतें करूं। पहले भी एक नौजवान की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। यही सोचकर अचानक उस लड़के के लिए मेरे दिल में बेपनाह नफरत पैदा हो गई थी। हर रात वो जिनजात इस घर में मुझे देखने के लिए आता था कि मैं खैरियत से हूँ, मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा। उसकी मोहब्बत पर मैं खुद हैरान रह गई थी। ऐसे लग रहा था कि उसकी मोहब्बत देख देख कर मैं खुद भी अपने आप को उससे मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूँ। एक दिन मैं बैठी किताब पढ़ रही थी, जब मुझे पड़ोस में से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। मैं अपनी बूढ़ी मुलाजमा से कहने लगी कि ये आवाज़ कैसी है, कौन लड़की है जो रोज़ाना इतने दर्द भरे अंदाज में रोती है। तो वो बूढ़ी मुलाजमा कहने लगी, अरे बीवी जी क्या बताऊँ, इस लड़की का शौहर बहुत ही जालिम है, रोज़ाना उसके साथ मारपीट करता है। बेचारी के 3 बच्चे हैं, फिर भी इसे सुकून नहीं। बहुत ही खूबसूरत लड़की है। मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ। एक दिन मैं उसके शौहर की गैर मौजूदगी में उससे मिलने चली गई। मैंने देखा वो निहायत ही खूबसूरत लड़की थी और उसके 3 बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उस लड़की के माथे पर जख्म का निशान था। उसे देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। वो लड़की सहमे हुए लहजे में कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरा शौहर मुझे किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं देता। मैं हैरान थी कि वो ऐसा क्यों करता है। उसने सर झुका लिया, फिर कहने लगी, सारा कसूर मेरा है, मुझे किसी को धोखा देने की सज़ा मिली। मैंने किसी के साथ बहुत गलत किया और आज देखो मैं कितनी अज़ियत भरी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन तुमने ऐसा क्या किया है? मैं हैरान थी। तो वो कहने लगी, मैंने किसी को मोहब्बत में धोखा दिया। पहले उससे उसकी सारी दौलत लूटती रही और फिर उसे बिना बताए ही मैंने शादी कर ली। लेकिन मैंने सुना कि वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए अपनी दुनिया में वापस चला गया था। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनजात था। लड़की की आंखों में दर्द बह रहा था, जबकि मैं साकित बैठी थी। उसका और मेरा ऐसा कनेक्शन हो सकता है ये तो मुझे मालूम भी नहीं। मैं उसे कैसे बताती कि उसकी सारी कहानी मैं पहले ही किसी जिनजात की ज़बान में सुन चुकी हूँ और उसकी खबर पर एक बार होकर भी आई हूँ। फिर जब मैंने उस लड़की को बताया
کہ وہ जिन ज़ात जो तुमसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत करता था वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। ये सुनकर वो फूट फूट कर रो रही थी, चीखें मार रही थी। फिर तड़पते हुए कहने लगी, मैं तो उससे एक बार माफ़ी मांगना चाहती थी। मैं कब से उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन मैं क्या जानती थी कि अब वो कभी नहीं आएगा। शायद मेरी वजह से ही वो मौत की आगोश में चला गया। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। मैंने उसे गले से लगा लिया और कहने लगी, अपने आप को दोष मत दो, हो सकता है कि उसके नसीब में हो। अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करो। अब तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी एक दुनिया है, लेकिन उसकी तड़प, उसकी बेकरारी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैं आंखों में आंसू लिए वापस अपने घर आ गई थी। एक अजीबोगरीब कहानी सुनने के बाद मेरे दिल की हालत अजीब हो रही थी। फिर उस रात को जिनजात कहने लगा कि मैं हमेशा के लिए अपनी दुनिया में जा रहा हूँ। मेरी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही हो। मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन मैं इसी वक्त का इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, मैं आज रात ही वापस अपनी दुनिया में लौट जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। वो हैरान रह गया, कहने लगा कि ये क्या कह रही हो तुम? देखो, मुझे किसी किस्म का भी धोखा मत देना, या मेरे साथ कोई चालाकी खेलने की कोशिश की तो मैं वो नहीं हूँ जो इतनी आसानी से अपनी जान दे दूँ, बल्कि मैं एक सख्त दिल जिंदा हूँ। मैं किसी को जल्दी से माफ़ भी नहीं करता हूँ। लेकिन जब मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं हमेशा के लिए उसे अपनी ज़िंदगी में देखना चाहती हूँ, तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। मैं अपने दिल में छुपी जिनजात की मोहब्बत पहचान गई थी। उस दिन वो मेरे पास ही मौजूद था जब मैं उससे कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, क्योंकि जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे किसी का डर खौफ नहीं होता। ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया। पहली बार मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा था, क्योंकि वो हमेशा ही निहायत गुस्से में होता था। फिर वो मुझे लेकर एक नहर किनारे चला आया, जहाँ पर बहुत खूबसूरत दरख्त मौजूद थे, फूल, पौधे और नहर का खूबसूरत पानी। मैं दिलचस्पी से ये सारे मंजर देख रही थी। फिर उस दिन मैंने अपने दिल की बातें उससे कही। वो बड़ी तवज्जो से मेरी बातें सुन रहा था। तभी उसने एक अजीब बात कही। वो कहने लगा, क्या तुम मेरी दुनिया में जाना चाहती हो? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि जन्नत की दुनिया कैसी होती है। मैंने फौरन ही उसकी बात मान ली थी। फिर वो मुझे एक बहुत बड़े जंगल में ले गया, जहाँ पर जिन्नात का बसेरा था। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसने यकीन दिलाया कि उसके होते हुए मुझे कोई छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि वो एक ताकतवर जिन्नात है। वहाँ से घूमते घूमते हम उसी जिन्नात की कब्र पर पहुँच गए, जहाँ पर पहली बार मेरा और उसका टकराव हुआ। फिर अचानक ही मेरे जहन में एक बात याद आई। मैं उससे पूछने लगी कि उस रात को ढेर सारे लोग कौन थे जो यहाँ इस कब्रिस्तान में आए थे, लेकिन तुम्हारे खौफ से वो भाग चुके थे। वो चंद लम्हे के लिए खामोश हुआ, फिर कहने लगा, वो सारे इसी गांव के रहने वाले लोग थे, क्योंकि लोगों को इस बारे में तजस्सुस है कि रातों रात ये कब्र कैसे यहाँ बन गई। हालांकि ये तो उस गांव में रहने वाले लोगों की कब्रें हैं जो मर चुके थे, लेकिन इस कब्र का राज कोई भी नहीं जानता, क्योंकि ये इस कब्रिस्तान की सबसे बड़ी कब्र है और यहाँ पर रोजाना ताज़ा फूल कैसे खड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इस कब्रिस्तान का गुंबद था, इसे भी कोई आता जाता दिखाई नहीं देता। वो खुद भी नहीं जानता कि इस कब्र पर रोजाना फूल कौन डालकर चला जाता है, और वो तो मैं ही होता हूँ जो यहाँ पर आता है, उसके कब्र पर फातिहा पढ़ता है। लेकिन जब लोग यहाँ की जासूसी करने आते हैं तो उनके साथ में कुछ ऐसा करता हूँ जिससे वो चीखें मारते हुए यहाँ से भाग जाते हैं। वो मुझे बड़ी दिलचस्प बात बता रहा था और मैं बहुत गौर से उसकी बात सुन रही थी। अपने दोस्त से उसकी मोहब्बत को मैं अच्छी तरह जानती थी। अब भी मैं उसके साथ इस घर में रहती हूँ और मुझे कोई खौफ महसूस नहीं होता। अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं लगती, क्योंकि उस जिन्नात के साथ मेरी ज़िंदगी मुकम्मल है। पहली बार ये अजीब कहानी इस दुनिया में अंजाम पाई होगी कि एक लड़की ने बिना किसी खौफ के अपने साथ एक जिन्नात को रखा हुआ है, लेकिन सच में ही वो बहुत नेक है। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखता है। मेरी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन मैं उस जिन्नात से कहने लगी कि उस लड़की को माफ़ कर दो, क्योंकि वो बहुत अज़ियत में ज़िंदगी गुजार रही है और उसकी सारी मुश्किलें आसान कर दो।
किसी तरह उसके शौहर का दिल साफ कर दो ताकि वो इस परेशानी से बाहर आ जाए। देखो उसके अपने भी बच्चे हैं, वो इन बच्चों को कैसे पालेगी अगर इसी सूरत हाल में मुब्तला रहे तो। यूं जिनजात ने मेरी बात मानकर उसकी मदद करने का फैसला किया। फिर उसने न जाने ऐसा क्या किया कि उस लड़की के शौहर का रवैया उसके साथ बिल्कुल ठीक हो। अब वो अपने बीवी बच्चों को बाहर भी ले जाता था, घुमाने फिराने भी। वो अपनी जिंदगी में थोड़ी बहुत खुश होकर जीने लगी थी, वरना वो बहुत अज़ियतनाक जिंदगी गुजार रही थी, जबकि मैं उस घर में अकेली रह रही थी। कहने को तो दुनिया वालों के सामने मैं एक शादीशुदा लड़की थी, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि मैं आज भी कुंवारी हूँ। फिर मैंने 2 जुड़वा खूबसूरत बच्चों को गोद ले लिया। वो बहुत खूबसूरत थे, उनमें एक लड़का और एक लड़की थी। मैं उन दोनों को पालने लगी। देखते ही देखते वो बड़े होने लगे और अब मेरी जिंदगी एक नए ढंग पर आ गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। जिनजात मेरा ऐसा ख्याल रखता जैसे वो मुझसे इश्क के आखिरी दर्जे पर पहुंच गया हो, और मैं भी उसकी मोहब्बत में सरशार थी। मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। मैं अपनी उस गलती को दोहराना नहीं चाहती थी जो चाचा के घर में मुझसे हुई थी, और फिर वो मेरी गलती थी भी नहीं, मुझे बिना किसी बात की सजा दी गई थी। मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती, लेकिन हर रात चुपके से वो जिनजात कहीं जाता जरूर है, और मैं जानती हूँ कि वो कहाँ जाता है। वो अपने उसी दोस्त जिनजात की कब्र पर जाता है जिस पर फूल डालना वो अपना फर्ज समझता है, और इस गांव के लोग आज तक नहीं ये जान पाए कि ये कब्र किसकी है और इस पर फूल डालने वाला कौन है। आज तक उनके लिए ये एक तजस्सुस की बात है, और ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ, इसलिए मैं ये राज किसी को भी नहीं बताऊँ।